नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा पाठ है बसंत, कक्षा 7, पाठ संख्या 2, दादी माँ। इस पाठ में लेखक ने उसकी दादी के प्रति जो आत्मीय स्नेह है उसको प्रकट किया है और इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह जी। लेखक को अपनी दादी की याद बहुत आती है और कैसे वो बचपन में कैसे खेलता था, कैसे उसकी दादी उसका देखभाल करती थी, वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। तो लेखक को जब उसकी दादी की याद आती है तो वह कहता है कि ज़रा सी भी कठिनाई पड़ती है, भले ही मैंने कितने ही गर्मियाँ, बरसात और बसंत देख लिए हैं, परंतु उसका मन जो है कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। उसके शुभ चिंतक, मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कि उसके जो मित्र हैं, जो उसका भला चाहने वाले हैं, वो उसको प्रसन्न करने के लिए उसको बताते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं, लेकिन जब वह उनके सामने नहीं होता है, पीठ पीछे, तो वह उसको कमज़ोर कहते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं घबराने लग जाता है, ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो लेखक कहता है, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी इन बातों को न सोचूंगा। वह कहता है कि मैं ऐसी बातों को अब सोचूंगा नहीं, ठीक है मैं जाने देता हूँ, पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। परंतु अक्सर उसकी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शरद ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही स्वच्छ शीतल होती हैं, उसी तरह उन्हीं किरणों के समान किसी की शीतल स्वच्छ धुंधली सी छाया उसकी आंखों के आगे नाच उठती है, अर्थात उसकी स्मृति में आ जाती है किसी की छाया। किसकी छाया? उसकी दादी, अर्थात उसे उसकी दादी की याद आ जाती है कभी भी। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। फिर वह अपनी यादों में खो जाता है और कहता है कि उसे लगता है जैसे वो कवार के दिन आ गए। कवार के दिन जब ना गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। ये सब हिंदी महीने हैं जो आगे भी आएंगे, हिंदी महीनों के नाम इस पाठ में। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर, वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जब ऐसा ये समय आता है, बरसात के बाद का समय, तो उसके गांव के में जो दूर से जो है अधगली पेड़ पौधे, घासें, वन प्याज की जड़ें, अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीच, और जब सूरज की तेज़ गर्मी होती है तो वो सब उस पानी में जो है सड़ जाते हैं और सड़कर एक अजीब सी गंध छोड़ने लग जाते हैं। तो वह गंध वहाँ पर फैली हुई है। रास्तों का कीचड़ बिल्कुल सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और जो झाग भरा पानी है, गंध छोड़ता पानी है, तो गांव के लड़के उस पानी में कूद कूद कर आनंद ले रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। तो लेखक कहता है कि यदि सर्दी के मौसम में आषाढ़ का महीना होता है, जून और जुलाई का महीना गर्मी का मौसम, जब आम और जामुन आते हैं, तो वो कहते हैं कि जब आषाढ़ के महीने में यदि आम और जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं। अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तब भी कोई बात नहीं। अगहन भी नवंबर दिसंबर इस टाइप का महीना होता है जब ना अधिक सर्दी होती है, सर्दी शुरू होने वाली होती है। चैत के महीने में लाई और गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई उसको अफसोस नहीं है, परंतु कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वह कहता है लेकिन कवार के महीने में यदि ऐसा गंधपूर्ण बदबू से भरा हुआ झाग भरा पानी उसमें खेलने को ना मिले तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू।
तो वो कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उस गंदे पानी में वह नहाकर बीमार हो जाता है, पर उसको कभी कभी छोटी बीमारी अच्छी लगती है, जब हल्का सा ज्वर हो, सर में दर्द हो और दिन भर लोग उसकी सेवा करते रहें, नींबू पानी दें, साबूदाना दें। लेकिन इस बार जब लेकर बीमार हो जाता है, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद वह नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्ध टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पे छुए। अब जो उसकी दादी थी नहा धोकर आई, शायद वह उसी झाग वाले पानी में ही नहाकर आई होगी। वो शरीर से पतली दुबली थी, उन्होंने सफ़ेद धोती पहन रखी थी जिस पर कोई किनारी नहीं थी। उनके बाल भी बिल्कुल सफ़ेद थे और उनके बालों से जल टपक रहा था। आते ही उन्होंने लेखक के सर पे हाथ रखा, उसके पेट को छुआ, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। तो और उसके मुंह में जैसे भभूत वगैरह डाल देते हैं, ऐसे ही उसके मुंह पर डाली और उसके मुंह में डाली और उसके माथे पर भी वो उन्होंने मिट्टी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती। जब वह बीमार था तो वो बहुत परेशान हो जाती थी, तो दिन भर उसके पास बैठी रहती थी, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से उसके सहलाती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती थी, 20 बार छू छू कर उसके बुखार देखा करती थी। हांडी से पानी पिया कि नहीं यह भी वह देखती थी, कि पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम गल तो नहीं गई है, मिल तो गई है ना, यानी कि खिचड़ी कच्ची तो नहीं है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर वह घर वालों को परेशान कर देती थी। तो इस तरह लेखक की दादी उसका बहुत ख्याल रखती थी और घर वालों को भी उसके बारे में, उसकी सेहत के बारे में पूछती थी, समझाती थी और तरह तरह के सवाल पूछ पूछ कर उनको परेशान करती थी। दादी माँ को गंवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, कभी भूत से लेकर मलेरिया, सर आम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। अब जो दादी माँ थी उनको हर तरह की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो वह वहाँ भी पहुँच जाती उसकी देखभाल करने, उसका इलाज करने, हाथ से छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर वह बता देती थी कि इसको कौन सा बुखार है, कितना बुखार है, या कोई महामारी हो या विषुचिका जैसे कोई ये पेट संबंधी कोई बीमारी हो तो उसमें भी वह उनका इलाज कर देती थी। और बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती थी, सफाई बहुत अच्छी रखती थी। दवा में किसी को देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती थी। अर्थात वो बहुत ही सफाई पसंद थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, कुनैन मिक्सचर की शीशी का तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहता है कि मुझे अब बीमार पड़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उसकी दादी उसकी सेवा करने के लिए नहीं है। भले ही डॉक्टर आता है, उसकी नाड़ी वगैरह देख जाता है, उसकी दवाई उसको दे जाता है, उसका बुखार ठीक हो जाता है, उसका मैस में का जो उसका रसोइया है वो भी उसको खिचड़ी आदि बनाकर खिला जाता है, पर फिर भी अब उसको बीमारी में वो आनंद नहीं आता जो बचपन में आता था। अब लेखक एक और किस्सा यहाँ पर बताता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। किशन भैया की शादी में दादी माँ बहुत ही खुश थी, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, सबको पता था दादी माँ कुछ नहीं करती है, फिर भी यदि कोई उन्हें बुलाने आता था तो वो बहाना बना देती थी कि घर शादी का घर है और घर में बहुत काम है।
उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न हो धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे देना। तेरी आंख में शर्म तो है नहीं? मांगने की समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो लेखक देखता है कि बाहर जो है दादी किसी दोपहर के समय किसी पर गुस्सा कर रही है। वहाँ कोने में एक रामी की चाची खड़ी थी जिसने उनसे उधार लिया था और वह इसी के लिए उसको डांट रही थी। तो वो कहती है, रामी की चाची रोने लग जाती है जब दादी उन्हें डांटती है और कहती है, दूंगी मालकिन। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा, उसकी शादी कैसे होगी? यदि आप दया नहीं करेंगी तो ऐसे वह रोती हुई बोलती है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। तो लेखक भी दादी को समझाने का प्रयास करता है कि उसको ऐसे पैसों के लिए मत डांटो, जब उसके पास होंगे वो दे देगी। तो जो दादी है वो लेखक को भी डांट देती है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न, तो क्या लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। दादी मन से बहुत दयालु थी। पहले भले ही उसको डांट रही थी, फिर उसके घर में जाकर 10 रुपये दे गई और उसका पुराना कर्जा भी सारा माफ़ कर दिया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति यानी कि पुत्र की उत्पत्ति होना तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सारे पाठ औरतें करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव ढलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब जब उनकी किशन भैया की शादी हो रही थी, वो तो शादी के 4-5 दिन पहले एक तरह का आयोजन किया जाता है जिसमें औरतें गाना गाती हैं और वो कुछ इस तरह से कोई कथा के ऊपर गाना गाती हैं। उसमें सारे आदमियों के पार्ट भी औरतें ही करती हैं और वहाँ पर आदमियों को जाने की मनाही होती है। तो लेखक बीमार था, इस कारण वह बारात में नहीं जा सका। उसका मेरा भाई जो राघव था वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, जिस कारण वह भी बारात में शामिल नहीं था। दोनों वहीं पर थे। औरतों ने इस पर आपत्ति की कि ये दोनों भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दादी माँ बिगड़ गई। वह बिगड़ कर बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है। और कहने लगी, और दादी ने मुझे पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर चुपके से सुला दिया। तो लेखक को बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल न जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुकी और भंडाफोड़ हो गया। तो लेखक उन सब की बातें सुन रहा था। दादी माँ ने उन्हें चुपचाप चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया था और वह, लेकिन लेखक अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उनका भांडा फोड़ हो गया। भांडा फोड़ का अर्थ होता है कि उसका भेद खुल गया। देबू ने की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, कौन गया, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी,
मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा पहुँचा। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है, अर्थात हमें क्षमा कर दिया जाता है। अब वो औरतें अगले दिन उसको चिढ़ाने लगी लेखक को, तो वह दौड़कर अपनी दादी माँ के पास पहुँच गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्रचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की रट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। अब जो है दादा की मृत्यु हो चुकी थी। दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया था और उनकी जो संपत्ति थी वो भी उनके पिताजी ने उनके श्राद्ध करने में सारी खर्च कर दी थी। दादी माँ जो है अक्सर बहुत उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा, पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ते, अर्थात बहुत ही ठंडा मौसम था। शाम को मैंने देखा, लेखक कहता है, शाम को उसने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा और जब लेखक ने देखा कि दादी माँ कड़ाके की ठंड में गीली धोती पहने बैठी है तो और एक संदूक पर दिया जला रखा है, तो वह विचलित हो गया और दादी माँ से पूछने लगा, क्या है कि तुम रो क्यों रही हो? तो दादी माँ मुस्काई, पागल, तू अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। और दादी माँ अपने आंसू छिपाकर बात बदलने लगी। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चायपाल पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपए को देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, अर्थात उनका जो मन था वो, उनकी मुंह था वो रोने जैसा हो रहा था। दोनों किसी चिंता में थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोला, एक चमकती सी चीज़ उसमें से निकाली। ये तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, अर्थात वह कोई ऐसी देवी हैं जिनको शायद श्राप मिला है। तो लेखक को ऐसे लगा, उनको देवी माँ की जो आकृति थी अपनी दादी में नज़र आने लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र जो कांप रहा था। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ये सारा पार्ट लेखक की अपनी स्मृति में है। जब उसको पता चलता है कि उसकी दादी माँ नहीं रही तो उनकी आकृति, उनकी छाया उसकी आंखों के सामने ये आ जाती है और उनको वो सारे अपने बचपन के दिन, दादी माँ की देखभाल के, अपने किशन भैया की शादी, ये सब एक एक करके ये सब बातें याद आ जाती हैं। इस तरह से ये पाठ जो है आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। इस पाठ के अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं।
बच्चों, इस पाठ में प्रश्न अभ्यास में कहानी से मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। उत्तर आप इस वीडियो के अंत में जो आपको नोट्स है वहाँ से देखकर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगी। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। ये सब अभी मैंने आपको बताया है। आपको आप देखकर या फिर सुनकर भी आपको समझ में आया होगा। आप देखकर लिख सकते हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादा की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। और तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर जो आपको नोट्स में दिया जा रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हमारा अगला पाठ होगा हिमालय की बेटियाँ। धन्यवाद।